तो हम लोग पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग दूसरे हेड को देखेंगे जो कि है हमारा सैलरीज। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरीज, बिजनेस प्रोफेशन, उसके बाद फिर अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स। तो आज हम लोग दूसरे हेड को देखेंगे, सैलरीज। सैलरीज का सेक्शन है सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। तो सबसे पहले सैलरी में हम लोग इसमें हम लोग कौन से इनकम को सैलरीज में चार्ज करेंगे। तो इसमें हम लोग का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है। पेयर और पेई के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है। अगर एक कस्टमर किसी को देता है, किसी सेलर को अमाउंट दे रहा है या कुछ दे रहा है, तो वो सब, या ऑडिट फीस दे रहा है, या फर्म पार्टनर सैलरी दे रहा है, तो वो सब सैलरीज में नहीं आएगा। इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है। अब इसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग होता है अर्लियर ऑफ ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस। मतलब ड्यू बेसिस, मान लिया हम लोग का सैलरी ड्यू है मार्च में, बट हम लोग रिसीव किए उसको अप्रैल में। ड्यू कब है? ड्यू है मार्च में, बट हम लोग रिसीव किए अप्रैल में। तो इसमें अर्लियर कौन है? ये दोनों में अर्लियर है ड्यू बेसिस। तो हम लोग का सैलरीज जो है मार्च का ही मान लिया जाएगा। मान लिए मार्च 2022 है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के बारे में, 2021-22, तो हम लोग इसी साल का लेंगे। और ये है 2022 अप्रैल, तो ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं, बल्कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको मान लेंगे कि सैलरीज हम लोग रिसीव की है मार्च में, मतलब ड्यू बेसिस, विच एवर इज अर्लियर है। तो इसमें हम लोग ड्यू बेसिस पे मान लेंगे कि सैलरीज इसमें चार्ज होगा। और इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप भी होना ज़रूरी होता है। अब मान लिए एक ऑडिटर ऑडिट फीस दिया, तो क्या इसमें कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? क्या इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? नो, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है क्लाइंट और प्रोफेशन का रिलेशनशिप। ये एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पर क्लाइंट और प्रोफेशन का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए ये सैलरीज में नहीं आएगा। तो ये किस में आएगा? बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। अब एक फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रहा है, तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? इसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये किस में आएगा? तो यहाँ पर दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? इसको माना जाता है ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या माना जाता है? ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में। अब एक एम्प्लॉय रिटायर कर रहा है और उसको जो है एम्प्लॉयर से रिटायर कर रहा है, और एम्प्लॉयर से उसको क्या मिल रहा है? कंपनसेशन या रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है। तो उस केस में क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये आएगा सैलरी में। बट अगर यही मान लिए एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है और उसके लीगल हेयर्स जो है उसको पैसा मिल रहा है, तो इस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो आ जाएगा। अगर लीगल हेयर्स को मिले तो किस में आएगा? अदर सोर्सेज में। तो बेसिकली इसमें क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना ज़रूरी होता है बिटवीन पेयर एंड पे। अब हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेट कैसा है। जैसे हम लोग देखे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, उसका फॉर्मेट के बारे में, उसके बाद उसका कंप्यूटेशन किए कैसे निकालते हैं, वैसे ही आज हम लोग सैलरीज में देखेंगे कि कैसे हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। ये है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज ऑफ, मान लेते हैं मिस्टर एक्स का निकाल रहा है, मिस्टर एक्स का, और ये प्रीवियस ईयर 21-22 में और असेसमेंट ईयर 22-23। तो सबसे पहले इसमें आएगा बेसिक सैलरी, देन अलाउंस, देन प्रीरिक्विजिट्स, एंड देन प्रोविडेंट फंड, एंड देन रिटायरमेंट बेनिफिट, देन ग्रॉस सैलरी। अब ये सब के बारे में, ये सब क्या है, सबको ये लग रहा है कि ये सब क्या है, तो ये सब के बारे में अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में।
उसके बाद फिर इससे हम लोग का निकलेगा ग्रॉस सैलरीज, ग्रॉस सैलरी निकलेगा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्रॉस सैलरी से या ग्रॉस जो भी इनकम आता है उससे हम लोग डिडक्शन ये सब माइनस करते हैं। तो इसका डिडक्शन जो दिया गया है वो सेक्शन 16 में दिया गया है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है 16(1)(a) में स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है। उसके बाद हम लोग का इंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सब के बारे में भी अभी हम लोग को प्रोफेशनल टैक्स, तो ये आता है 16(3) में। और फिर इंटरटेनमेंट अलाउंस ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है और ये आता है हमारा सेक्शन 16(2) में। तो ये सब हम लोग चैप्टर के में जानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मतलब ये सारे चीज़ के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) में आता है, प्रोफेशनल टैक्स 16(3) में, इंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) में। अब ये सब का सम करके यहाँ पर अमाउंट आ गया। अब ये दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा टैक्सेबल सैलरीज। तो ये था हमारा फॉर्मेट ऑफ टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज। तो बेसिकली हम लोग को ये 5 चीज़ के बारे में पढ़ना है। देन हम लोग इससे हम लोग का क्या आएगा, ग्रॉस सैलरी आएगा, उससे हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 माइनस करेंगे, जिसमें आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें हम लोग पिछले वाले में था 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक है। अब 50,000 है, जो कि सिर्फ ओल्ड टैक्स डिज़ाइन में अलाउ किया जाता है, न्यू टैक्स डिज़ाइन में अलाउ नहीं किया जाता है। देन आता है प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सब मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी ये सब सारे के बारे में, इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स देखें सैलरीज़ के बारे में कि सैलरीज़ कैसे मानेंगे कि जो इनकम है वो सैलरी के अंदर आएगा। तो उसमें क्या ज़रूरी था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या था, ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। अगर मान लिया अप्रैल में रिसीव हुआ और मार्च में ड्यू था तो देन हम लोग मार्च में लेंगे, क्योंकि ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। और यही अगर मार्च में रिसीव हुआ और हम लोग अप्रैल में ड्यू है अप्रैल में बट रिसीव हो गया मार्च ही में, तो भी हम लोग मार्च ही में लेंगे क्योंकि विच एवर इज अर्लियर। तो आज हम लोग बेसिक्स देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।